भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का स्वागत है। सबसे पहले भाइयों बहनों आपको एक खुशखबरी दे दें कि ये जो बच्चा प्रयागराज से गायब हुआ था अब ये मिल चुका है। यहां पर एक देख सकते हैं, ये बच्चा जो खोया हुआ था 7 तारीख को दरअसल ये मिल चुका है। और ऐसे में रीता बहन आती हैं प्रयागराज से, उन्होंने ये जानकारी भेजी है। तो आप सभी का धन्यवाद अगर इस बच्चे को जो है उसके घर तक पहुंचाने के लिए आप सबने प्रयास किया हो। साथ ही साथ ये बाबूलाल मौर्य जी हैं जो वाराणसी से आते हैं और भाई ने जो है यहां पर प्रधानमंत्री जी से मिलकर के वहां पर उनको भेंट भी किया है। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। भाई ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से संबोधित एक मांग पत्र के साथ में प्रधानमंत्री जी का फोटो युक्त इलेक्ट्रॉनिक एलईडी आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने कहा है, और स्मृति चिन्ह के रूप में अंग वस्त्रम नई दिल्ली उनके कार्यालय में सप्रेम भेंट किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक मांग पत्र भी संबोधित करके प्रधानमंत्री जी को उनके द्वारा भेजा गया है उनके कार्यालय में। तो आप देख सकते हैं ये तो रही उनकी एलईडी जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भेंट की है। साथ ही साथ जो है आपको बताना चाहेंगे कुछ तस्वीरें हैं जो वहां से भेजी हैं, और इनके अलावा जो हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे वो है ये उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से ये जो है लेटर जो 6 जुलाई को उन्होंने दिया है। सेवा में प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली, सांसद और जो है वाराणसी। इस तरह से उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की शासकीय सेवा नियमावली बनाए जाने के साथ शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के संबंध में। तो आंगनबाड़ी बहनों ध्यान देना, आप सबको जो है शासकीय सेवा नियमावली आपकी बनाई जाए और आपको शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिले, इस मांग को लेकर के उन्होंने एक ये जो है संबोधित करते हुए मांग पर प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश की है। साथ ही साथ उसमें लिखा है, सादर अवगत हो कि आपके अथक प्रयास से देश और प्रदेश में विकास के बहुआयामी सपनों की ओर अग्रसर है, जिससे हम सब देशवासी हर्षित और प्रफुल्लित हैं, जिसके कारण देश ही नहीं अन्य देशों में भी हर व्यक्ति के जुबान पर आपका गुणगान हो रहा है, जिससे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है और देश का हर व्यक्ति गौरवान्वित है। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर 1975 से समन्वित बाल विकास परियोजना आईसीडीएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लगभग 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका के लिए प्रदेश में इनके लिए शासकीय कर्मचारी की तरह सेवा नियमावली नहीं बनाई गई है, जबकि शासकीय कर्मचारी की भांति कार्य इनसे लिया जाता है, जिसके कारण समय समय पर शासन और प्रशासन के आदेश के क्रम में अन्य विभाग के कार्य दायित्वों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिससे इनका आर्थिक मानसिक शोषण होता है। ऐसे में प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए शासकीय कर्मचारी सेवा नियमावली बना करके इन्हें नियमित करने हेतु यह निर्धारित करें कि आंगनबाड़ी की महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर भारत सरकार की शासकीय कर्मचारी हैं या राज्य सरकार की राजकीय कर्मचारी हैं। उपरोक्त में किस श्रेणी में मानकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ बाल विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य कई विभाग का कार्य कराया जाता है, जिसके कारण उक्त कार्य को करने में भारत सरकार द्वारा प्राप्त प्रति माह मानदेय रुपया 4500 मिलने वाली धनराशि का आधा धनराशि खर्च हो जाता है, जिसके कारण उपरोक्त मानदेय की धनराशि में इस महंगाई में परिवार चलाना भी संभव नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने अगले पेज में क्या लिखा है उसको भी सुनिएगा। लिखा है, अतः आदरणीय महोदय, आपसे सादर विनम्र अनुरोध है कि देश और प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की श्रेणी निर्धारित हो कि या भारत सरकार की शासकीय कर्मचारी हैं या फिर राज्य सरकार की राजकीय कर्मचारी हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता है, अथा जो है यानी अथवा इनके ऊपर जो शासकीय राजकीय कंडक्ट रूल जो है लागू होता है या नहीं, इसके संबंध में एसोसिएशन आपसे मांग करता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को भी शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिलवाने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश करें या आप अपने स्तर से शासकीय कर्मचारी घोषित करने की कृपा करें। इस तरह से उन्होंने कहा है कि एसोसिएशन आपका सदैव आभारी रहेगा। सादर सहित जो है यहाँ पर यानी आदर सहित अंजनी मौर्य यहाँ पर लिखा हुआ नाम आप देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष। इस तरह से तो एक ये लेटर जो है यहाँ पर टाइप करके भेजा गया है।
और आप देख सकते हैं अंजनी मौर्य प्रदेश अध्यक्ष है, बाबूलाल मौर्य जी प्रदेश संरक्षक है और लीला सिंह जी जो है प्रदेश महामंत्री हैं आंगनबाड़ी यानी उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कल्याण एसोसिएशन में। साथ ही बात करते हैं अगली जानकारी पर, आपको ले चलते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने आप सबको बताया था कि सुपरवाइजर के लिए जो आवेदन है, लिखित परीक्षा सुपरवाइजर की जो होगी 2022 में, उसके लिए 3 अगस्त से आवेदन लिए जाएंगे। अब ऐसे में परीक्षा फिर उसके 2-3 महीने बाद हो सकती है, अभी परीक्षा की डेट तो आई नहीं है। तो ऐसे में जो है यहां पर आप देख सकते हैं निम्न में से किस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, तो लोगों ने सुपरवाइजर के लिए ज्यादातर ऑप्शन दिए हैं। अब 1300 लोगों ने आप देख सकते हो यहां पर वोटिंग किया है, तो 1300 लोग ऐसे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, कोई पीटी की, कोई जो है यहां पर पेटी और इन दोनों की करना चाहता है। तो ऐसे में ध्यान देना, आप सबके लिए जो है हम वीडियो जल्दी लाएंगे, क्योंकि अभी जो पाठ्यक्रम है वो आपकी यूपी SSC आयोग की तरफ से अभी निर्धारित नहीं किया गया है, अभी उनकी वेबसाइट पर नहीं आया है। तो जैसे ही आपका सुपरवाइजर का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए आप स्वतंत्र हो जाएं, अभी 1-2-3 दिन और इंतजार कर लीजिए। फिलहाल के लिए टेंशन मत लेना, सुपरवाइजर भर्ती के लिए कोर्स हम पूरा आपका कंप्लीट करवा देंगे। और बाकी जो पीटी की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 2022 के लिए, पीटी जो भरने वाले हैं, तो वो भी टेंशन ना लें। 2022 का पीटी का जो एग्जाम होगा उसके लिए भी तैयारी करवा दी जाएगी। इन दोनों चीजों के लिए आप जो टेंशन बिल्कुल ना लें। कुसुम सिंह बहन आती हैं गाजीपुर से और इनका कहना है सुपरवाइजर भर्ती के कागजात के बारे में एक वीडियो बनाएं, जिसमें कौन कौन से कागजात किस पक्ष की ओर से लगेंगे, आय भी लगेगा तो कितने का लगेगा, ये सब जो है पता चले। आपकी बहन कुसुम सिंह भदौरा गाजीपुर से। तो बिल्कुल आप सबके लिए एक वीडियो आ जाएगा जिसमें क्या क्या कागजात लगेंगे, क्या सब कुछ होगा, इसके बारे में हम बात कर लेंगे और वीडियो में आपको बता देंगे। इसके लिए भी आप जो है अभी टेंशन मत लीजिएगा। बिल्कुल जो भी आदेश में, देखो जो आदेश भी निकला है यूपी SSC आयोग की तरफ से, उसमें जो होगा वो बता दिया जाएगा। मान लो उसमें कागजात के बारे में अगर नहीं दिया होगा विस्तार से, तो फिर अगले जब आएगा विभाग की तरफ से भर्ती के कुछ समय पहले जब नोटिस आ जाता है सरकारी रिजल्ट पर भी, तो उस अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। अभी चूंकि सिलेबस भी नहीं आया तो अभी काफी चीजें अधूरी हैं, क्योंकि 3 अगस्त से ऑनलाइन होंगे फॉर्म। इधर बात करते हैं, और जो पीटी के हैं 2022 के लिए वो ऑनलाइन हो रहे हैं। अब दोनों में अंतर समझना। संतोला देवी बहन बस्ती से आती, इनका क्या कहना है? सुधांशु भाई नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संतोला देवी, केंद्र वगैरह जो है तेनू चेत सिंह पता नहीं क्या लिखा है, मिनी से हैं, और इनका कहना है कि ऑनलाइन कराई थी पीटी वाला, और जो है जिस दिन एग्जाम था उसी दिन इनका तबीयत अचानक खराब हो गया था और एग्जाम ये नहीं दे पाई थी। तो देखो जिस दिन पेपर होते हैं उस दिन ज्यादातर लोगों की तबीयतें खराब हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी हम ये नहीं कहते आपकी जो है खराब हुई कि नहीं हुई, वो आप जान सकते हैं, लेकिन बिना पेपर दिए कैसे जो है फॉर्म भर जाएगा? मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है केवल और जन्मतिथि वगैरह सब लगेगी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर से आपने फॉर्म अप्लाई किया, हो सकता है कि आपका अप्लाई भी हो जाए। इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से ही फॉर्म अप्लाई होगा सुपरवाइजर के लिए। जो पीटी आपने 2021 में दिया था उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा। तो अब लोग क्या सोच रहे हैं कि 2020 का जो हम डालेंगे अभी जो पीटी का, इस वाले रजिस्ट्रेशन से करेंगे। तो भाई अगर वहां पर उन्होंने ऑप्शन दे दिए 2021 अगर लिखा होगा एक और 2022 भी लिखा होगा, तो ऐसे में अगर 2022 वाला आप डालेंगे तो उसमें सेलेक्ट करेंगे तो शायद आपको बाहर ही कर दे, उसमें हो ही ना। या 2021 में आप भरते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालते हैं 2022 वाला, तब भी शायद आपका ना हो, वो भी आपका जो अलग हो जाए, वो भी शायद आपका ना हो। तो ऐसे में ध्यान देना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जिन लोगों का पिछले साल का 2021 का ही रजिस्ट्रेशन नंबर है जिनके पास, उनका तो कंफर्म हो जाएगा, इसके लिए वो टेंशन ना लें। बाकी 2022 वाले जो सोचते हैं कि हम सेंध लगा करके 21 में रजिस्ट्रेशन, उनको क्या पता है किसका है कब का है, रजिस्ट्रेशन नंबर से ही होगा, भर देंगे हो जाएगा, तो शायद ना हो। बाकी हो जाए तो अच्छी बात है, आपकी किस्मत है हो जाए, लेकिन बाद में छटनी हो जाएगी तब बाहर हो जाएंगे। तो बाकी आगे ले चलते हैं और बताते हैं। एक ये बहन, इनका कहना है बीकॉम बीएड और एमए जो है सोशियोलॉजी से किया है इन्होंने, और 12 ईयर से आंगनबाड़ी भी हैं। अभी लास्ट सितंबर में इनको मुख्यमंत्री जी के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जो है सम्मानित भी किया गया था। साथ ही साथ उनका कहना है मेरे पास स्नातक तक में जो है समाजशास्त्र या होम साइंस नहीं था, बाल विकास में जो है बीएड में थी, और समाज शास्त्र से जो मैंने जो परास्नातक किया है, पेटी में 48.75 परसेंटाइल है। तो इस तरह से तो अब इनको टेंशन है। तो देखो यहाँ पर जो भी आता है, जैसे कि विभाग ने क्या, यूपी SSC आयोग ने क्या दिया, तो उन्होंने तो साफ शब्दों में क्या लिखा है वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या फिर समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान या फिर पोषण और बाल विकास के साथ में कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हूं। तो देखो यहां पर अब तुम्हारा स्नातक केवल दिया है, यहां पर परास्नातक नहीं दिया है।
अब हो सकता है परास्नातक का आपका विभाग कहे कि हमको इससे क्या मतलब, स्नातक में अगर आपके पास ये है तो होगा। अब मान लीजिएगा स्नातक के समकक्ष आपकी बीएड की भी डिग्री होती है, ये समझ, बीएड कोई डिप्लोमा नहीं है, जैसे आप डीएलएड करते हैं, डीएलएड डिप्लोमा होता है, बीएड आपकी डिग्री है, तो डिग्री आपकी जो बीएड की है वो शायद मान्य हो जाए क्योंकि उसमें आपके पास बाल विकास है। तो अब यहां पर आपका जो बाल विकास है वो उसकी जो कमी को आपका स्नातक जो है बीएड पूरा कर सकता है, तो आपने चूंकि बीएड भी किया तो हो सकता है कि आपका यहां पर हो जाए। तो इस बारे में आप करके भरवा करके फॉर्म देखना, भर जाए तो अच्छी बात है, आप करना और इन चीजों को आगे बढ़ाना।